अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो हम इसमें साइंस कंपोनेंट जो हमारे पास साइंसेस के थे तीन, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो उसमें से बायो पे कमावत करते हैं जो हमारा पहला कंपोनेंट होगा। तो बाकी आने वाली वीडियोस में आगे जो दूसरे कंपोनेंट है और जो रीजनिंग कंपोनेंट है उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जो मेन हमारा कह लें जो हम आगे भी जाके ज़्यादा डिटेल से पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट हमारा जो टेस्ट में होता है वो बायोलॉजी का होता है। और मैं थोड़ा सा कंपैरिजन देता जाता हूँ जो एमडी कैट है और जो AKU का टेस्ट है उस हवाले से। तो एमडी कैट की अगर बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा रट्टा बेस्ड होता है। इवन इससे पहले यूएचएस का जो सिस्टम था उसमें भी मोस्टली पीटीबी से कह लें कंसेप्ट आते थे, इवन स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइनें आती थी, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट उसको फॉलो करते थे। उसके बाद जो पीएमसी का है वो तो कह लें कहीं से भी कुछ भी उठा के देती है, लेकिन उस पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो सवाल तो होते हैं उस पर जो 2020 में जब पहली दफ़ा उसका हुआ था टेस्ट उसमें आए थे। उसके बाद जो लास्ट ईयर स्टूडेंट ने शेयर किए थे तो उसमें कह लें मोस्टली सवाल जो होते हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। लाइक ऐसा सवाल होता है कि यहाँ तो वो आपको आता है या आपको नहीं आता। फॉर एग्जांपल कोई बुक से डायरेक्ट लाइन उठा के देगी इसकी केमिकल कंपोजिशन में क्या है, इसका या कह लें कि ये सब्सटेंस क्या बन रहा है, या इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें आ जाती हैं। या फिर उनके ये भी सवाल का होता है कि साइंस जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवरीज की है तो उसका पूछ लेंगे ये डिस्कवरी किसने की थी, वो सवाल आ जाएगा, साइंटिस्ट का पूछा हुआ होगा। उसके बाद जो ईयर्स होते हैं डिस्कवरी के, इस साइंटिस्ट ने ये काम इस साल में किया था, दूसरे साइंटिस्ट ने इस काम ये साल में किया था। तो इस तरह की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं जो एमडी कैट होता है। और स्पेसिफिक जो वैल्यूज़ होती हैं जो कह लें एंजाइम के, जिस तरह पीएच वैल्यूज़ हैं, इस तरह और बहुत सी कह लें रट्टे वाली चीज़ें होती हैं जो बहुत टेबल बने हुए हैं। तो एक तरह से कह लें जो मेमोराइजेशन होते हैं, रट्टा होता है, उसको काफ़ी हद तक प्रमोट किया जाता है एमडी कैट में। बेशक वो कह लें यूएचएस का हो, बेशक वो पीएमसी का हो। पीएमसी में बहुत ज़्यादा है थोड़ा, लेकिन जो यूएचएस का था उसमें भी बायो में बहुत ज़्यादा रट्टा आता था। और जो कंसेप्चुअल सवाल होते बहुत कम होते थे, जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन होते थे वो रट्टा बेस्ड होते थे। पीटीबी से आप बहुत अच्छी, आपको बुक रीडिंग आपने की हो, आपको वो कंटेक्स्ट याद हो बुक का, तो वो आलमोस्ट आपके बायो के सारे क्वेश्चन हो जाते थे। ये तो बात हो गई अभी तक के लिए। इससे आपका क्या, अगर आपने एफएससी के एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो उसमें भी ऐसा ही होता है आपका कि आपको रट्टा लगा होना चाहिए। शॉर्ट सवाल आपको उसी तरह आते हैं, एमसीक्यूज जो कह लें वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं इसी तरह के। उसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो भी कह लें कि रट्टा ही होता है मोस्टली। उसमें कोई कह लें आपकी जो थिंकिंग है या आपका कंसेप्ट है वो तो कहीं पे चेक नहीं हो रही होती, आपकी बुक की लाइनें चेक हो रही होती हैं और सिस्टम भी ऐसा ही पर। तो इवन एमडी कैट का थोड़ा सा इससे हट के होता है, लेकिन उसमें भी रट्टा बायो में बहुत हद तक होता है। लेकिन जो कह लें इसको AKU को डिफ्रेंशिएट करती है वो चीज़ ये है कि यहाँ पे बायो भी जो होती है वो भी कंसेप्चुअल आती है। लाइक कह लें कभी भी इस तरह का सवाल नहीं आएगा, ना मेरे टाइम पे आया था कि फ़लाँ साइंटिस्ट ने किस साल में कौन सी डिस्कवरी की, फ़लाँ चीज़ की एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी है, फ़लाँ टेबल में इस चीज़ की कौन सी वैल्यू दी हुई है। ये सारी रट्टे वाली चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, एक तो बात ये हो गई कि रट्टे को बायो में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिनको रट्टा लगाया जाता है, वो रट्टा आपने लगाना भी है। लेकिन जिस तरह की ये चीज़ें हैं ये बिल्कुल बेतुकी चीज़ें हैं, इनका कोई कह लें कि आपके टेस्ट से लेना देना नहीं है। एमडी कैट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर करें, लेकिन जो कह लें आपका AKU का टेस्ट है उसमें इन चीज़ों का कोई पोर्शन शामिल नहीं होगा। और दूसरा जो ये है कि आपके ना कह लें कि एमडी कैट में एक क्वेश्चन का डिज़ाइन ये होता है कि आपको यानी सवाल आता है या नहीं आता, कोई दरमियान में चीज़ा नहीं होता कि आप कंसेप्ट लगाएंगे सवाल लेंगे, क्योंकि वो रट्टा बेस्ड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपको कोई भी सवाल कह लें, बहुत कम सवाल ऐसे होंगे जो आप कह लें फर्स्ट टाइम में या ऐसे मतलब देखते साल या बता देंगे ये मुझे आता है नहीं। ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन का फार श्योर इतनी जल्दी नहीं बताएंगे ये मुझे आता है या नहीं, क्योंकि आप वो कह लें जो अपने कंसेप्ट हैं उनको कोरिलेट करेंगे, दूसरी जो सारी चीज़ें उनको रिलेट करेंगे, तो फिर आप कह लें थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करने के बाद फिर आप आंसर पे जाएंगे। और वो भी ऐसे नहीं होगा लाइक आपको याद है हाँ भाई फलां लाइन में एक लाइन थी उस पर ये लिखा हुआ था ये आंसर है तो मेरा 100% आंसर ऐसे सही है, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वो बुक से लाइनें आई नहीं होंगी, वो कंसेप्ट बेस्ड होंगी, वो आपने क्वेश्चन पहली दफ़ा देखे होंगे। तो ये चीज़ AKU में आती है। और आप कह लें कि आपको हर एक सवाल पे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। रट्टे वाले सवाल बेशक बहुत ज़्यादा होती चीज़ें हैं जो कह लें बायो के टेस्ट में हो सकती हैं रट्टे वाली, उस तरह की चीज़ें आ भी सकती हैं। लेकिन ये जो मैंने चीज़ें मेंशन की है ये तो आप बिल्कुल ज़हन से निकाल लें, इस तरह की कोई चीज़ें आती होंगी, ये कह लें इस तरह की कोई चीज़ आगा खान के टेस्ट में नहीं आ सकती। बाकी एमडी कैट या दूसरे जो टेस्ट हैं आप में उनमें आए तो उसकी आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आप ज़रूर करें। दूसरा फिर आ जाता है कि आपका ना जो डिफरेंट साइंसेस के पोर्शन है तो उसमें कह लें कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी कि आप कह लें कि उनको सिलेबस में वो, अगर एफएससी के सिलेबस की बात की जाए तो तकरीबन आपकी ना हर एक चीज़ उसमें शामिल है।
तो कोई भी ऐसा मेरे को टॉपिक नहीं जो इसमें शामिल, हाँ कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो एक बुक में शामिल नहीं है, हाँ, लेकिन मेरे हाल में मैंने सिलेबस फॉलो किया था काफ़ी हद तक। तो एफएससी का तकरीबन हर एक चीज़ आपकी सिलेबस में शामिल है, क्योंकि वो कह लें एफएससी के पर्सपेक्टिव से सिलेबस आउटलाइन दी होती है। तो वो कह लें कि एक हद तक आपको फ़ायदा भी है कि आपका सिलेबस दिया जाता है एफएससी बैकग्राउंड का, लेकिन फिर ए लेवल वालों को भी वहाँ पे ही वही पॉइंट आ जाता है कि जो क्वेश्चंस का जो हमारे पास डिज़ाइन होता है, स्टाइल होता है, वो ए लेवल से बहुत हद तक बिल्कुल, बल्कि कह सकते हैं कि वो होता है। लाइक सिलेबस हमारा होता है, जो क्वेश्चंस का डिज़ाइन होता है वो कह लें ए लेवल वाला होता है। तो इस तरह से दोनों को कह लें एक तरह से इक्वल एज है, इक्वल बेनिफिट है कि किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है, किसी को कह लें अगर मसला है तो दोनों को एक जितना मसला है, किसी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा होता, ठीक है। तो इसके अलावा आ जाती है कि बुक आपने कौन सी फॉलो करनी है। मैं पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़ी थी ड्यूरिंग एफएससी टाइम, तो मैंने वही फॉलो की थी। और मेरे ख्याल में आप कह लें कि डिपेंड करता है, सिंध की तो कोई भी रिकमेंड नहीं करता, लेकिन जो है केपीके की अगर डिफरेंट बुक है फेडरल से, तो वो भी स्टूडेंट ने आप कर सकते हैं अगर आपने की हो। लेकिन मेरा मोस्टली जो ओवरलैप हो रहा है वो तो पंजाब और फेडरल में हो रहा होता है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। अगर आपने फेडरल पढ़ी हुई है तो आप फेडरल पढ़ लें ड्यूरिंग एफएससी, अगर पढ़ी हुई है। अगर आपने पंजाब पढ़ी है ड्यूरिंग एफएससी तो पंजाब पढ़ लें। मैंने ड्यूरिंग एफएससी पंजाब पढ़ी हुई थी, इवन मैंने गैप ईयर भी लिया, लेकिन फिर मैं फेडरल की तरफ नहीं गया था इसके लिए, बायोलॉजी के लिए। तो आप जो भी आपने बुक पढ़ी हुई है बस उसी को कंटिन्यू करें, फेडरल हो सकती है या पंजाब हो सकती है। हाँ, अगर कोई कह लें सिंध या किसी और बोर्ड से है तो उसको दोनों में से चूज़ करना है, तो फिर मेरे ख्याल में आप फेडरल कर लें, क्योंकि फेडरल थोड़ी सी अपडेटेड है। तो थोड़ा बहुत कह लें 19-20 का फ़र्क होगा इसमें, लेकिन इस मामले में मैं रिकमेंड करूँगा कि फेडरल को, अगर आपने दोनों आपके लिए इक्वल है, दोनों आपने पहले नहीं पढ़ी हुई, तो फिर आप चले फेडरल को थोड़ी सी प्रेफरेंस दे दें, अदरवाइज़ कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। तो ये बुक का भी होगा। अब हमारे पास डिफरेंट पोर्शंस आ जाते हैं, लाइक हमारे पास अगर सिलेबस देखा जाए तो पहला बिल्कुल इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है, दूसरे में फिर जो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स होते हैं वो आ जाता है, फिर सेल ऑर्गेनेलिज, फिर आगे किंगडम्स वगैरह आ जाते हैं, फिर बायो एनर्जेटिक्स जिसमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का है, फिर आगे जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के रिलेटेड चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट होगी, रेस्पिरेशन, ये वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा क्या है, डाइजेशन है, ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर सेकेंड ईयर का पोर्शन आ जाता है, तो उसमें भी इस तरह बहुत ज़्यादा कंपोनेंट होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि बायोलॉजी के लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा हाई यील्ड है, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आप मेरे हाल में कोई बहुत हद तक आपका गैस बायो के लिए AKU में नहीं होता, ठीक है, क्योंकि किसी भी जगह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हाँ, ये कह सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हाई यील्ड हैं, हो सकता है वो इनफ हो सकता है वो नहीं हो, लेकिन हर टेस्ट में ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हाई यील्ड होती हैं वो इनफ भी हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती, वो डिपेंड करता है टेस्ट के ऊपर। लेकिन गैस मेरे ख्याल में AKU के लिए कह लें कोई परफेक्ट नहीं होता, या बहुत हद तक कह लें कि आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। आपको तकरीबन कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम सिलेबस फॉलो करें। और फिर जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं मेरे अकॉर्डिंगली, वो ये कह लें कि आपका जो फर्स्ट ईयर का पोर्शन है जिसमें कह लें हमारे पास सेल स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनेलिज वगैरह हैं, उसके अलावा जो कह लें बायो एनर्जेटिक्स है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट का जो कह लें चैप्टर है, उसके अलावा जो किंगडम्स हैं जिसमें स्पेसिफिकली आप कह लें प्लांटी और एनिमली है, ये चीज़ें मेरे ख्याल में कह लें कि काफ़ी हद तक ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपका चैप्टर नंबर 12 है फर्स्ट ईयर का बायोलॉजी का, जिसमें कह लें डाइजेशन वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं, स्पेसिफिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी की जो चीज़ें हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट स्टफ है। इसके अलावा उसके अलावा कह लें आप ब्रीदिंग जो है चैप्टर 13 में है, ह्यूमन जो स्पेसिफिकली ह्यूमन से रिलेटेड है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में मेरा में सबसे ज़्यादा हाई यील्ड चीज़ें ये हैं, ये हाई यील्ड हो सकती हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि ये टेस्ट के लिए इनफ हों या ना। तो आपकी फ़र्स्ट ट्राई यही होनी चाहिए, आप हर कोई चीज़ कह लें कि आप पूरा सिलेबस करने की कोशिश करें, हर एक चीज़ को करने की कोशिश करें, सारे रिसोर्सेज यूज़ करें। जी, आप कह लेंगे फिर होता है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि आप उनको प्रायोरिटाइज़ करते हैं, किसको ज़्यादा टाइम देना है, किसको कम देना है। तो आप जो आखिरी रो में होंगे तो इन टॉपिक्स को आप कह लें कि मेरे ख्याल में ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। मेरे नज़दीक ये टॉपिक फर्स्ट ईयर में हाई यील्ड है। सेकंड की बात की जाए तो लास्ट 2 ईयर में ऐसा कोई सवाल इतने ज़्यादा नहीं आए जो चैप्टर डेवलपमेंट वाला है, लेकिन एक ट्रेंड है, एक बिलीव है कि एक यू टेस्ट में डेवलपमेंट के रिलेटेड काफ़ी अक्सर सवाल काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। तो उस लिहाज से कह लें कि बेशक पिछले 1-2 साल में नहीं आए, लेकिन डेवलपमेंट वाला चैप्टर भी कर लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बाकी है हमारे पास होम्योस्टेसिस है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरे जो चीज़ें हैं ब्रेन से रिलेटेड इस तरह की चीज़ें वो सारी डिस्कस हुई हैं, वो आपको करना चाहिए हाई यील्ड स्टाफ में। इसके अलावा जो कह लें DNA यानी क्रोमोसोम वाला चैप्टर है, वो तो आप कभी भी छोड़ नहीं सकते। इसके अलावा जो जेनेटिक्स वाला चैप्टर है जिसमें मेंडल लॉज हैं और वो सब कुछ दूसरा जो कह लें आपके पास आ जाती हैं,
जो डिजीज़ आ जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल हीमोफीलिया, इसके अलावा जो कलर ब्लाइंडनेस है, इस तरह की और चीज़ें, इनके जो पैटर्न है वो तो कह लें स्पेसिफिकली वो ज़रूर आएंगे आपके। अगर कोई कह सकता है बायो में फार श्योर वो क्वेश्चन आएंगे, तो आपके जो जेनेटिक्स वाला चैप्टर है उसमें से ये वाली चीज़ें ज़रूर आएंगी। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो आपके पास चैप्टर आ जाता है आगे सेल साइकिल वाला, वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद जो बायोटेक्नोलॉजी वाला है वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। फिर उसके बाद जो कह लें एवोल्यूशन वाला है वो सच मेरे हाल में हाई यील्ड नहीं है। और जो आखिरी 3 इन्वायरमेंट के चैप्टर हैं वो भी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हाल में। इसके अलावा जो बाकी दरमियान में चैप्टर हैं वो भी कह लें कि एवरेज इंपॉर्टेंट है या हाई यील्ड में, एटलीस्ट फार में ही मेरे लिए वो नहीं आते। तो जितने चैप्टर मैंने मेंशन किया ये कह लें हाई यील्ड कंसीडर किए जा सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये टेस्ट के लिए इनफ हों या नहीं हों, क्योंकि आपको मैक्सिमम ये कोशिश करनी चाहिए कि आप बायो का हर एक चीज़ कवर करें और जितने भी टॉपिक्स दिए हैं वो सब कुछ कवर करें। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले मेंशन किया कि बहुत हद तक AKU के लिए गैस वर्कआउट नहीं करता। हर साल जो क्वेश्चन के चैप्टर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये हैं इनमें से मोस्ट ऑफ द टाइम जो है क्वेश्चन की रेशो ज़्यादा होती है जो मैंने मेंशन की है। और मेरे नज़दीक अगर कोई कह लें कि प्रायोरिटाइज़ कर रहा है कौन सी चीज़ें ज़्यादा करनी चाहिए, तो इनको आप कह रहे हैं कंपेरेटिवली थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपने सारा सिलेबस फॉलो करना है, सारी जो आउटलाइन में दिया गया वो चीज़ें करनी है, और इसके अलावा कह लें कि और उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आ जाती है प्रैक्टिस की बात। तो मेरे ख्याल में जो प्रैक्टिस के रिसोर्सेज हो सकते हैं वो आप सबसे पहले जो तो मैं कहूँगा वो कहूँगा आप रेडस्पॉट यूज़ करें, जो कि आपको गूगल पे PDF में ईजिली अवेलेबल होगी। इसके अलावा जो बिग सिटीज़ हैं उनमें आपको डिफरेंट शॉप्स पे भी मिल जाएंगी, हार्ड फॉर्म में भी। तो वो आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। जैसे साथ साथ आप सेल्फ स्टडी करें या लेक्चर ले रहे हैं, कोई भी अकेडमी ज्वाइन किया, लेकिन पर्सनल आपकी प्रैक्टिस वहाँ से होनी चाहिए। एक तो रिसोर्स वो हो गया आपके पास। उसके अलावा जो आप कह लें जो भी आपने अकेडमी ज्वाइन की हुई है, फॉर एग्जांपल किप्स की हुई है, स्टेप की हुई है, या फिर स्टार की हुई है, या कुछ भी और अकेडमी यूज़ किया, उनकी प्रैक्टिस बुक्स होती हैं, उनके टेस्ट होते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कह लें कि उसके जो अगर आपने कोई भी अकेडमी ज्वाइन नहीं की लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो कह लें आपने अगर पहले नाम नहीं सुना, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता होगा सईद MD कैट के नाम से एक प्लेटफॉर्म है जिसके डिफरेंट व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हैं और फेसबुक और गूगल पर उनकी वेबसाइट भी है। तो वहाँ से आपको हर अकेडमी के टेस्ट, प्रैक्टिस बुक्स और जो उनके लेक्चर्स वगैरह हैं वो इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। तो उससे आप कह लें कि आपने कोई अकेडमी भी ज्वाइन नहीं किया, आप हर अकेडमी का कह लें कि मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, वो आपको इजीली वहाँ से अवेलेबल हो सकता है। आप बेशक वेबसाइट पे ले लें, बेशक उनके ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें आप ऐड हो जाएँ। आप क्या कह लें कि वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे अवेलेबल ऑप्शन होगा, या डिफरेंट स्टूडेंट आपके जानने वाले उस ग्रुप्स में ऐड होंगे तो आप ऐड हो सकते हैं उनमें भी। इसके अलावा जो आपके पास रिसोर्स हो सकता है वो है SAT-2। तो SAT-2 का ये है कि SAT-2 में चीज़ें वही हैं जो पहले मैंने बात की है कि चीज़ें हाई यील्ड हैं। ज़रूरी नहीं कि SAT-2 आपके सिलेबस के लिए इनफ हो, लेकिन उसमें हाई यील्ड चीज़ें ज़रूर हैं। तो उसका आपने क्या करना है कि उसको पहले आप FSC का सारा सिलेबस फॉलो करें, सारे रिसोर्सेज करें, लेकिन जो आपका लास्ट पे 1-2 वीक्स होगा उसमें आप क्या करें, कोई भी SAT-2 की जो बुक्स होगी, आपका सब्जेक्ट सेट जो टेस्ट होता है उसकी आप कह लें वही सेम रिसोर्सेज, जिस तरह के कह लें कि आपके मैथ्स रीजनिंग के रिसोर्सेज हो सकते हैं, कोई भी पब्लिशर हो सकता है, आप कह लें प्रिंसटन के यूज़ कर लें, कैप्टन के कर लें, कोई और तरह डिफरेंट नेम्स होते हैं उनके किसी के भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो यूज़ करें। और SAT-2 की कह लें कि वहाँ पे आपको एक डिस्क्रिप्शन भी काफ़ी हद तक हाई यील्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की दी होगी और साथ में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी होगी, लेकिन वो कह लें आपके इनफ तो नहीं होगा मेरे ख्याल में, लेकिन वो हाई यील्ड स्टफ ज़रूर है। तो उसमें आप करें कि वो आखिरी जब 1-2 वीक चल रहा हो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसको बाई करना ज़रूरी नहीं है, आप उसका कह लें कि आपको PDF गूगल से मिल सकती है, या फिर आप हार्ड फॉर्म लेना चाहें तो आपको बड़े जो शहरों हैं उनमें शॉप्स में अवेलेबल होंगी। इसके अलावा जो कह लें कि आपके पास जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो यही है कि आप इसको कितनी हद तक ना सारी चीज़ों को कवर करते हैं। लाइक अगर आपने कह लें कुछ चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लिए लेकिन कुछ चैप्टर्स आपने बिल्कुल कवर नहीं किए, तो ये सही नहीं। आप हर चैप्टर को इक्वली टाइम दें, जो हाई यील्ड है उनको थोड़ा सा ज़्यादा दें, लेकिन कोशिश करें कि आप ना हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करें। और जिस तरह किंगडम्स का है, तो किंगडम्स का मैं ये कहूँगा कि अक्सर ऐसा होता है कि जिस तरह पिछले 1-2 साल में प्लांटी से सवाल नहीं आ रहे, लेकिन जो दूसरा हमारे पास आ जाता है एनिमेलिया, उसमें से आ जाते हैं। हमारी दफ़ा भी 2-3 आ गए थे, उसके अलावा लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि आए थे। तो प्लांटी 1-2 साल से नहीं आ रहा, लेकिन प्लांटी को कंसीडर किया जाता है, ये हाई यील्ड चैप्टर है फॉर AKU टेस्ट। तो किंगडम्स में आप कोशिश करें सब किंगडम्स को क्या समराइज़ वगैरह करके अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें,
लेकिन उसके अलावा कह लें कि प्लांटी जो एनिमली है उसको तो आप ज़रूर करें। और सेम रूल है उसमें भी, आप कह लें कि एटलीस्ट जो आपने पूरा पूरा कह लें एफएसए नहीं किया हुआ, लेकिन किसी प्रैक्टिस बुक या जो आपकी कह लें प्रेप बुक होती है किसी अकेडमी की जो समराइज़ किया होता है, वहाँ से वो चीज़ें ज़रूर कर लें। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपकी यही होनी चाहिए कि आप बुक से उसको प्रॉपर प्रिपेयर करेंगे, और बेशक वो 1 साल नहीं आता कोई पोर्शन, लेकिन वो हाई यील्ड स्टफ में इंक्लूड होता है। तो ये सारी चीज़ें आप करें। और इसके अलावा कह लें कि मेरे ख्याल में ये आपके लिए मोर देन इनफ रिसोर्सेज हैं, आप इनको यूटिलाइज़ करें और बायोलॉजी में आपको ऐसा कोई मसला नहीं होगा। और मैं एक दफ़ा फिर प्रैक्टिस मेंशन कर देता हूँ, पंजाब या फेडरल में से आपने अगर दोनों नहीं पढ़ी हुई तो फेडरल चूज़ करें, अदरवाइज़ जो आपने एफएस में पढ़ी हुई है वो लेके चलें, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा जो आपके रिसोर्सेज हो सकते हैं, तो रेड स्पॉट आपका फर्स्ट टर्म जो होना चाहिए रिसोर्स। उसके अलावा आपकी किप्स या जो भी आपने अकेडमी ज्वाइन की है उसका आप रिसोर्स प्रैक्टिस बुक या जो टेस्ट हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कह लें कि सेट की जो बुक्स हैं वो आपने आखिरी 1-2 वीक्स में उनको गो थ्रू करना है, रिव्यू करना है। और इसके अलावा जो प्राइमरी सोर्स होगा वो आपकी हमेशा बुक होनी चाहिए। कोई भी प्रेपर जो आप कह लें किसी भी अकेडमी की प्रेप बुक है या सेट की कोई बुक्स है, उसमें चीज़ें बहुत अच्छे से समराइज़ होती हैं, बहुत कम चीज़ें होती हैं, लेकिन आपने सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। जो आपकी एफएससी की बुक्स हैं प्राइमरी आपका वही होना चाहिए। बाकी आप कह लें कि आप उनको समराइज़ करने के लिए, गो थ्रू करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आपका प्राइमरी सोर्स होगा वो आपकी बुक्स ही होंगी, जो कि फेडरल की हो सकती हैं, पंजाब की। बाकी इसके अलावा बाकी जो सारी चीज़ें हैं उनको गो थ्रू करें, प्रैक्टिस करें। और मेरे ख्याल में दैट्स इट। आपको इसमें कह लें कि कोई परेशानी नहीं होगी, आप इजीली इसको क्रैक कर सकेंगे। और बायो का पोर्शन कह लें कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि एमकैट में कंपैरेटिवली ये काफ़ी हद तक रट्टा सिस्टम होता है, रट्टे वाली चीज़ें ज़्यादा आ रही होती हैं। तो वहाँ पे कह लें कि आप, मुझे तो ऐसा कोई चीज़ नहीं लगी जो रट्टा बेस्ड हो। तो कंसेप्चुअल चीज़ें मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करती रही हैं, और उस तरह से आपका भी मेरा ख्याल है कि अच्छा एक्सपीरियंस होगा अगर आप जिस तरह मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो इसके बाद आपको टेस्ट में यहाँ के लिए स्पेसिफिकली बायो के पोर्शन में कोई परेशानी नहीं होगी। और बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी जो कंपोनेंट्स हैं साइंस के और रीजनिंग के उनको डिस्कस करते हैं। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।